36 गुण वाली बहू का 36 तरह के चूल्हे पर खाना। ये है सिंह निवास, एक ऐसी हवेली जहां वक्त तो आगे बढ़ चुका है लेकिन रीतियां आज भी वहीं ठहरी हुई हैं। इस दहलीज को पार करना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है यहां अपना वजूद बनाए रखना। हवेली के बीचों बीच बना वो बड़ा आंगन और बीच में सजा तुलसी का पेड़, जहां हर सुबह पूरी श्रद्धा के साथ पूजा होती है। आज भी दमयंती जी आंखें बंद किए हाथ जोड़े तुलसी के सामने खड़ी हैं। तभी संजना सज धज कर साड़ी का पल्लू संभालती हुई वहां आती है और उनके पीछे पीछे मंजू हाथ में पूजा की थाली लिए धीरे धीरे चली आ रही है। प्रणाम माँ जी, आज तो बड़ी रौनक दिख रही है चेहरे पर। आखिर विवेक की पसंद पक्की जो हो गई है। पर माँ जी, सुना है लड़की एकदम मिडिल क्लास घर की है, क्या वो हमारे इस बड़े खानदान के तौर तरीके संभाल पाएगी? अमीरी गरीबी से घर नहीं चलते संजना, घर चलते हैं संस्कार और रीतियों से। बस देखना यह है कि वो आरोही इस घर की सबसे बड़ी रस्म निभा पाएगी या नहीं। माँ जी, लड़की बहुत समझदार है, वो हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी। अरे दीदी, आजकल की लड़कियां सिर्फ बातें करना जानती हैं। हमारे यहाँ की रीत है 36 तरीके का खाना सुबह सुबह उठकर बनाना। ये आज की लड़कियों के बस की बात नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि पहले ही दिन वो हार मान ले और हमारे खानदान की हंसी उड़ जाए। अरे इतनी चिंता मत करो संजना, आरोही को मैंने देखा है, वो एक सुलझी हुई लड़की है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे परिवार के लिए एकदम सही है। भरोसा अपनी जगह है विक्रम, पर इस घर की कसौटी अलग है। अगर वो 36 भोग वाली रस्म पूरी नहीं कर पाई तो मैं उसे इस घर की बहू कभी नहीं मानूंगी। मंजू चुपचाप सिर झुका लेती है। उसे अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। आंगन की कड़वाहट अभी पूरी तरह थम भी नहीं पाई थी कि लिविंग हॉल में हलचल शुरू हो गई। आज आरोही के घर रिश्ता पक्का करने जाना है, इसलिए सिंह हवेली में अलग ही माहौल है। बड़े लोग कायदों की बातें कर रहे हैं और नई पीढ़ी अपनी ही धुन में खोई है। आप लोग तो अभी से 36 भोग के पीछे पड़ गए हैं। बेचारी आरोही भाभी अभी तो घर आई भी नहीं और आपने डराना शुरू कर दिया। आज के जमाने में तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। मानसी, ये शहर के चौंचले हवेली के बाहर रखा कर, यहाँ ऑनलाइन नहीं हुनर चलता है। सॉरी दादी, पर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सुना है आरोही भाभी बहुत स्वीट हैं। विवेक भाई की चॉइस तो वैसे भी टॉप क्लास होती है। तभी सोफे पर लेटा हुआ आहान गहरी जम्हाई लेता है। उसने हाथ में गेमिंग कंसोल पकड़ा हुआ है और चेहरे पर दुनिया भर का आलस है। अरे यार, इतनी सुबह सुबह उठना जरूरी था क्या? मम्मी, मेरा नाश्ता कहाँ है? और वैसे भी इतनी दूर आरोही के घर जाने की क्या जरूरत है? फोटो देख ली, रिश्ता ओके कर दो, इतनी गर्मी में क्या जरूरत है? तभी अंदर से संजय बाहर आते। अरे आहान, तुम्हारे हिसाब से तो सब कुछ ही टाइम का वेस्टेज है। पता नहीं कब जिम्मेदार बनोगी। देखो विवेक को तुमसे 1 ही साल बड़ा है और कैसे भाई साहब का सारा बिजनेस संभाला हुआ है। बहस बहुत हुई। रामू काका, शगुन की थालियां गाड़ी में लगवाओ। मंजू, अपनी होने वाली बहू के लिए वो खानदानी कंगन निकाल लिए ना? जी माँ जी, सब तैयार है। हवेली के बाहर गाड़ियां तैयार खड़ी हैं। रामू काका सामान रख रहे हैं। तभी सीढ़ियों से विवेक उतरता है। विवेक बहुत ही जिम्मेदार और शांत स्वभाव का लड़का है। वो घर का बड़ा पोता है। दादी साहब, पापा, सब तैयार हैं? अब हमें निकलना चाहिए। आ गया विवेक, बस तेरा ही इंतजार था। उम्मीद है तेरा फैसला हमें नीचा नहीं दिखाएगा। अरे आप फिक्र मत कीजिए दादी साहब, आप बस एक बार आरोही से मिल लीजिए। अरे वाह, विवेक तो अपनी होने वाली बीबी के गुण गाते नहीं थक रहा। चलो देखते हैं वहाँ नाश्ते में क्या मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आरोही के छोटे से घर में हलचल मची है। आनंद जी बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं और मम्मी रसोई के हलवाई के साथ जुटी है। तभी अचानक आसमान काला हो जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़कड़ाती है और पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। अरे भाई, ये क्या हुआ? लाइट चली गई, अब कैसे सब होगा? अरे सुनिए, लाइट तो ठीक है। यहाँ हलवाई कह रहा है कि मिक्सी नहीं चलेगी तो दाल कैसे पिसेगी। मंगोड़े बनाने थे, अब क्या करें? अरे ये दाल दरदरी पीसनी है, लाइट नहीं है, सिलबट्टे पर बहुत टाइम लगेगा। बारिश से बाहर रखी सूखी लकड़ियां भी गीली हो गई, अब चूल्हा भी नहीं सुलगेगा। तभी अंदर से आरोही बाहर आती है। वो बहुत ही शांत और मुस्कुराती हुई दिख रही है। पापा, आप टेंशन मत लो। मम्मी, हलवाई भैया से कह दो कि दाल मैं पीस कर देती हूँ, और वो भी बिना लाइट के। बेटा, तू कैसे करेगी? सिलबट्टे पर तो तेरी हथेलियां छिल जाएंगी। थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा जुगाड़ पापा। सुमित्रा, ओह सुमित्रा, जरा वो मेरा पुराना जिम वाला साइकिल चॉपर लाना जो हमने कबाड़ से बनाया था।
आरोही की दोस्त सुमित्रा एक अजीब सा दिखने वाला गैजेट लाती है। आरोही ने एक पुरानी साइकिल की चेन और पैडल को एक कबाड़ में पड़े पड़े मिक्सी के जार से जोड़ रखा है। देखो मम्मी, जैसे ही मैं पैडल मारूंगी चेन घूमेगी और जार के ब्लेड दाल को एकदम परफेक्ट पीस देंगे, बिना बिजली की मिक्सी। अरे वाह, ये तो बड़ी जल्दी पिस रही है। पर बेटा चूल्हा कैसे जलेगा? लकड़ियां तो गीली हैं। उसका भी जुगाड़ है पापा, वो पुराना हेयर ड्रायर और इन्वर्टर की बैटरी देना। हम गीली लकड़ियों पर थोड़ा सा कपूर और तेल डालकर ड्रायर से हवा देंगे तो ऑक्सीजन की वजह से आग तुरंत पकड़ लेगा, वो है ना। धुआं भी कम होगा और काम भी हो जाएगा। यार आरोही, मानना पड़ेगा तेरे पास तो हर मुश्किल का हल है। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे देखो टाइम हो रहा है, अब गर्मा गर्म मंगोड़े तैयार करो, मेहमान आने ही वाले हैं। तभी बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आती है। बारिश में भीगी हुई गाड़ियां दरवाजे पर रुकती हैं। सिंह परिवार सोफे पर बैठा है। दादी की नजरें घर के कोने कोने को देख रही हैं, जबकि संजना चाची अपनी नाक सिकोड़ रही हैं। आइए आइए बैठिए। बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई आप लोगों को, उसके लिए माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं आनंद जी, कहते हैं शुभ काम में बारिश होना अच्छा होता है। तभी आरोही ट्रे लेकर अंदर से बाहर आती है। आरोही के बनाई गर्मा गर्म मंगोड़े और चाय की खुशबू ने कमरे का माहौल ही बदल दिया। आहान जो अब तक आलस में था, प्लेट देखते ही सीधा होकर बैठ गया। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत कुरकुरे हैं। ऐसी बारिश में तो मजा आ गया। पकवान तो अच्छे हैं ही, पर आरोही ने जिस सादगी से सब कुछ संभाला है वो देखकर अच्छा लगा। आजकल की इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां रसोई की तरफ रुख भी नहीं करती। विवेक की पसंद तो 100% खरी निकली। सुंदर तो है ही और साथ ही साथ गुणवान भी, तभी तो विवेक ने इसे चुना है। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आरोही हमारी इकलौती है, थोड़ी लाडली जरूर है, पर बड़ों का मान करना बखूबी जानती है। ठीक है, फिर हमें लड़की पसंद है। मंजू, बहू को अपना आशीर्वाद दो। मंजू ने आगे बढ़कर आरोही को प्यार से गले लगाया और उसके सिर पर हाथ रखा। आरोही ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अरे तो फिर मुहूर्त पक्का समझिए। पंडित जी ने 18 अप्रैल की तारीख निकाली है। हमारे खानदान की शान और रीतियों के हिसाब से सब होगा। हमें मंजूर है, हम कल से ही तैयारियां शुरू कर देंगे। वक्त की रफ्तार का पता ही नहीं चलता। तारीखें बदलती रहीं। तैयारियों के शोर में दिन कब गुजरे और रातें कब बीत गईं, किसी को खबर न हुई। आरोही के घर में शगुन की मिठाइयों से लेकर विदाई के आंसुओं तक का सफर बस एक पल जैसा लगा और आखिर वो दिन आ ही गया। 18 अप्रैल। सिंह हवेली के बाहर शहनाइयां गूंज रही थीं और हवेली का मेन दरवाजा खुलता है। दमयंती देवी हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी हैं। विवेक और आरोही साथ खड़े हैं। बहू, पैर बढ़ाओ और घर की सुख शांति अपने साथ अंदर लेकर आओ। आरोही ने कलश को पैर से लुढ़काया और लाल रंग से रंगे अपने पैरों के निशान आंगन में छोड़ते हुए अंदर आई। जैसे ही वो आंगन के बीच पहुंची, उसकी नजर घर के किचन में गई। माँ जी, इतना बड़ा किचन। देखना कल ये किचन तुम्हें छोटा लगेगा। आखिर खाना जो। संजना की बात पूरी हो पाती उससे पहले मंजू उसे टोकती है। संजना, आज ही ये सब बातें? अभी तो बच्ची थक कर आई है। अरे ये क्या दीदी, आप तो बुरा मान गई। जाओ आरोही, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तुम्हारी सास को अच्छा नहीं लगा हम तुमसे बात करें। मंजू, बहू को कमरे में ले जाओ। रस्में कल सुबह अपने सही वक्त पर शुरू होंगी। याद रखना आरोही, ठाकुर निवास में ढिलाई की कोई जगह नहीं है। आरोही तुम घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। विवेक और आरोही अपने कमरे में जा चुके थे। थकावट इतनी थी कि दोनों की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। हवेली के सन्नाटे में सब सो रहे थे, पर मंजू की आंखों में नींद कहां थी। उन्हें तो बस सुबह की उस 36 भोग वाली रस्म की चिंता सता रही थी। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। मंजू घबराहट दबे पांव विवेक के कमरे के बाहर पहुंचती है। आरोही, बेटा आरोही, जल्दी उठो, 4 बज गए हैं बेटा। अंदर बिस्तर पर लेटी आरोही की नींद अचानक टूटती है। वो हड़बड़ा कर उठती है। जी 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 जी, माँ जी आई। आरोही जल्दी से उठती है और दरवाजा खोलती है। सामने अपनी सास मंजू को इतना घबराया हुआ देखकर वो और भी डर जाती है। माँ जी सब ठीक तो है? अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं। इतनी सुबह? बेटा, यहाँ की रीत बहुत सख्त है। सूरज निकलने से पहले तुम्हें रसोई संभालनी होगी। संजना और माँ जाग गई तो बात बढ़ जाएगी। जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। आरोही जल्दी जल्दी तैयार हुई। भारी गहनों और साड़ी को संभालते हुए उसने अपनी घबराहट को छुपाया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे गई। जैसी वो रसोई की ओर मुड़ी, उसने देखा कि हॉल में पहले से ही दादी सा और संजना खड़ी थी। अरे वाह, बड़ी जल्दी नींद खुल गई नई बहू की। मुझे तो लगा था सूरज चढ़ने तक सोती रहेगी। अभी 4:15 हो रहे हैं। ठीक 6 बजे ठाकुर जी का भोग लगेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1.25 घंटे हैं
और इन 1.25 घंटों में तुम्हें वो 36 पकवान तैयार करने हैं जो इस खानदान की परंपरा है। अगर एक भी पकवान कम हुआ या स्वाद बिगड़ा तो ये रस्म अधूरी मानी जाएगी। 1.25 घंटे यानी 105 मिनट और 36 पकवान, कैसे होगा ये सब? मुझे तो ज्यादा खाना बनाना भी नहीं आता। समय शुरू हो चुका है बहू, हम आंगन में तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। आरोही ने जैसे ही चूल्हा सुलगाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां इतनी गीली थीं कि आग पकड़ने की बजाय सिर्फ धुआं उगल रही थी। आरोही फूकनी से चूल्हे में हवा दे रही है, उसकी आंखों से धुएं से आंसू बह रहे हैं। मंजू पास ही खड़ी घबराहट में हाथ मल रही है। बेटा 5:15 बज गए, अभी तक तो चूल्हा भी ठीक से नहीं सुलगा। इस एक चूल्हे पर तो दाल गलने में ही आधा घंटा लग जाएगा, बाकी का खाना कब बनेगा? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ पर ये लकड़ियां जल ही नहीं रही, धुआं बहुत ज्यादा है। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। 5:30 और फिर 5:45। आरोही ने अपनी पूरी जान लगा दी, पर एक अकेले चूल्हे पर एक साथ 3-4 कढ़ाई नहीं रख सकती थी। जब 6 बजे की घंटी बजी तो रसोई का दरवाजा खुला। दमयंती देवी और संजना चाची अंदर दाखिल हुई। पटरे पर सिर्फ 5 पकवान सजे थे, दाल चावल, एक सूखी सब्जी, रायता और रोटियां। बस ये है तुम्हारे 36 भोग। आरोही, हमने तो सुना था तुम बहुत गुणवान हो, पर यहाँ तो गिनती 5 पर ही रुक गई। आरोही की आंखों में आंसू थे और वो सिर झुकाई खड़ी थी, पर संजना के जहरीले शब्द आरोही से ज्यादा मंजू को तकलीफ दे रहे थे। दादी सा के चेहरे की सख्ती बता रही थी कि आज गुस्सा सिर्फ बहू पर नहीं, उसे चुनने वाली सास पर भी फटेगा। आरोही, तुमने आज इस घर की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। 36 भोग की रस्म पूरी न होना अपशकुन माना जाता है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ नाम की बड़ी बहू हो, काम की बिल्कुल अपनी सास की तरह। माँ जी, आरोही ने बहुत कोशिश की, लकड़ियां गीली थी और समय भी बहुत कम था। लकड़ियां तो बस बहाना है, असल में आपकी बहू बिल्कुल आपकी ही तरह कामचोर और फूहड़ है। माँ देखिए, इनकी वजह से आज ठाकुर जी के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा। जैसी फूहड़ सास वैसी नाकाम बहू। मंजू, इसे यहाँ से ले जा। इसकी सूरत देखकर मुझे अपनी पसंद पर शर्म आ रही है। याद रखना, कल अगर यही हाल रहा तो तुम दोनों का ठिकाना इस हवेली के पिछवाड़े वाले कमरे में होगा। आरोही और मंजू जब आंगन से गुजरी तो वहां मौजूद लोगों की हंसी और कानाफूसी कूड़ों की तरह चुभ रही थी। विवेक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दादी सा के आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। मंजू अपने कमरे में जाकर रोने लगी। आरोही से अपनी सास का ये हाल देखा नहीं गया। माँ, मुझे बताइए, मेरी गलती की सजा आपको क्यों मिल रही है? और चाची जी, वो आपसे छोटी हैं, फिर भी आपसे इतनी बदतमीजी क्यों? बेटा, संजना इस घर में मुझसे पहले ब्याह कर आई थी। वो संजय की पसंद थी। उसे लगा था कि बड़ी बहू न होने की वजह से हवेली की चाबियां हमेशा उसी के पास रहेंगी, पर फिर विक्रम मुझे ब्याह कर ले आए। नई नवेली बहू मंजू रसोई में खड़ी थी। उसने बड़े प्यार से खीर और पकवान बनाए थे। तभी संजना दबे पांव अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पुड़िया थी। अरे दीदी, अभी तक भोग तैयार नहीं हुआ। लाओ, मैं मेवा डाल देती हूँ। आप जरा बाहर जाकर ससुर जी को पानी दे आओ। मंजू जैसे ही बाहर गई, अंजना ने उस पुड़िया का कड़वा अर्क सारी हांडियों में मिला दिया और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार और मेहमान बैठे थे, दमयंती देवी ने जैसे ही पहली चम्मच खीर मुंह में रखी, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने जोर से थाली पटक दी। थू, ये क्या बनाया है? जहर बरोस दिया है तूने कुलक्षणी। ससुराल में पहले ही दिन सबका मुंह कड़वा कर दिया। नहीं माँ जी, मैंने तो बड़े ध्यान से खाना बनाया था। माँ जी, मैंने दीदी को टोकना चाहा था कि मसाले ठीक से डाले, पर ये तो अपने शहर के तौर तरीकों में ही मग्न थी। मुझे क्या पता था कि ये ठाकुर जी के भोग में ऐसी लापरवाही करेंगी। तभी विक्रम सिंह, जो अपनी पत्नी के हुनर पर नाज करते थे, खड़े हो गए। उनका चेहरा शर्म से लाल था। उन्हें लगा कि मंजू ने जानबूझकर उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे चुप रहो मंजू, तुम्हारी एक गलती ने आज खानदान की नाक काट दी। मुझे लगा था तुम घर संभालोगी, पर तुमने तो आज मेरा सिर झुका दिया। विक्रम, कम से कम आप तो मेरे पर भरोसा करिए। अरे चुप हो जाओ, आज के बाद तुम इस रसोई की दहलीज पार नहीं करोगी। संजना, आज से इस घर की चाबियां और रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से तेरे ससुर जी की नजरें कभी मुझसे नहीं मिली आरोही। संजना ने मेरी रसोई भी नहीं, मेरा मान भी छीन लिया। आज वो फिर वही कर रही है। वो फिर मुझे और तुझे नीचा दिखा रही है। माँ जी, 25 साल पहले आप अकेली थी, लेकिन आज आपकी बहू आपके साथ है। इस बार मैं चाची जी को जीतने नहीं दूंगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। पर बेटा, 1.25 घंटे में 36 पकवान, ये कैसे मुमकिन है? कोई जादू तो होगा नहीं। जादू नहीं माँ जी, तकनीक। आप आराम कीजिए, सुबह 4 बजे मैं आपको यहीं मिलूंगी।
मंजू के जाने के बाद आरोही ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी दोस्त सावित्री जो इवेंट मैनेजर है उसे मैसेज किया। सावित्री, मुझे इमरजेंसी है, मुझे 36 पकवान बनाने हैं, वो भी 1.5 घंटे में। कोई ऐसा तरीका बता जो कैटरिंग वाले बड़े इवेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, मुझे कम मेहनत वाले पर शाही दिखने वाले पकवानों की लिस्ट चाहिए। सावित्री ने तुरंत कुछ लिंक और एक वीडियो भेजा। बल्कि कुकिंग के लिए पोर्टेबल चूल्हे कैसे बनाएं, आरोही ने पूरी रात यूट्यूब पर उन ट्रिक्स को देखा। उसने कबाड़ खाने से 36 खाली टीन के डिब्बे निकाले। हथौड़ी और छेनी से उसने हवा के छेद बनाए। उसने अपनी दोस्त के सुझाव पर 36 डिशेस की ऐसी लिस्ट तैयार की जो असेंबल जल्दी हो जाए, जैसे केसरिया पुलाव जो एक साथ बड़ी हांडी में बन जाए, शाही पनीर और मखाना करी जिनकी ग्रेवी एक जैसी हो, 3-4 तरह के रायते, बूंदी, अनार, खीरा जो बस मिक्स करने हो, सूखी सब्जियां जैसे आलू, जीरा, भिंडी, 2 प्याजा जो तेज आंच पर जल्दी भुन जाएं, मालपुआ और रबड़ी जो एक तरफ धीमी आंच पर बनते रहें। एक चूल्हा समस्या है तो 36 चूल्हे समाधान है। लकड़ियां गीली हैं तो क्या हुआ, मैं इन डिब्बों में कपूर और मोम का इस्तेमाल करूंगी जो हवा के प्रेशर से तेज चलेंगे। आरोही ने स्टोर रूम से साइकिल का पंप निकाला और उसे एक पतले लोहे के पाइप से जोड़ दिया। ये उसका ब्लोअर था जो सभी 36 डिब्बों को एक साथ ऑक्सीजन देगा। उसने रात भर जागकर उन टीन के डिब्बों को काटकर चूल्हों की एक लंबी कतार खड़ी कर दी। सुबह 3:30 बज रहे थे। आरोही पसीने से तरबतर थी। आखिर मेहनत रंग लाई, 36 चूल्हे तो बन गए। अब बस 36 तरह का खाना भी जल्दी से बनाना होगा। सुबह के 4:30 बज रहे थे। संजना और दादी सा दबे पांव आंगन की तरफ आईं। उन्हें उम्मीद थी कि वहां बर्तनों की खनक होगी, आरोही की खांसी सुनाई देगी, पर रसोई से एकदम सन्नाटा था। अरे बाजी, लगता है आज तो बहुरानी ने हार मान ली। रसोई में सन्नाटा है, शायद नींद प्यारी लग गई उसे। आज तो ठाकुर जी का भोग भी नसीब नहीं होगा। मंजू कहाँ है? अपनी बहू को जगाने की हिम्मत भी नहीं हुई उसकी। चलो आज इनका तमाशा सबके सामने ही बनेगा। दोनों जैसे ही रसोई के पास पहुंची, मसालों की भीनी खुशबू ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने भारी दरवाजा धकेला और आंखें वहीं की वहीं रह गईं। जमीन पर एक कतार में 36 टीन के डिब्बे जल रहे थे। हर डिब्बे पर हांडियां या कढ़ाई चढ़ी थी। एक तरफ पुलाव की खुशबू, दूसरी तरफ मालपुए चाशनी में डूब रहे थे। आरोही ने साइकिल के पंप से हवा दी और 36 चूल्हों की नीली लौ एक साथ धधक उठी। बगल में मंजू फुर्ती से सब्जियां काट रही थी। दोनों के बीच बिना एक शब्द के गजब का तालमेल था। ये क्या है? ये कबाड़ रसोई में कहाँ से आया और इतनी आग? आरोही, ये क्या लगा रखा है तुमने? क्या कोई जादू कर रही हो? जादू नहीं है चाची जी, बस थोड़ी सूझबूझ है। कल आपने एक चूल्हे पर वक्त की पाबंदी लगाई थी तो मैंने सोचा हर पकवान का अपना चूल्हा क्यों ना हो। ना धुएं का इंतजार, ना एक एक करके बनाने की झंझट। माँ जी, 20 पकवान तैयार हैं, बस 16 बाकी हैं और अभी तो टाइम भी है। डिब्बों से चल, ये दिमाग कहाँ से आया तुम्हें बहू? दादी सा, जब नीयत साफ हो और मन में कुछ करने की ठान ली हो तो रास्ता निकल ही आता है। बस 30 मिनट और फिर भोग की थाली सज जाएगी। संजना के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने लकड़ियां गीली की थी पर आरोही ने लकड़ियों की जरूरत ही खत्म कर दी थी। वो चुपचाप पीछे हट गई और दादी साहब वहीं खड़ी एकटक अपनी इस नई बहू को देखती रही। चलो बहू, 6 बजे तक 36 पकवान तैयार हो जाने चाहिए। घड़ी ने जैसे ही 6 बजाए हवेली के अंदर की घंटियां गूंज उठी। लेकिन आज खुशबू सिर्फ अगरबत्ती की नहीं थी। केसरिया पनीर, मखाना करी, कश्मीरी दम आलू, पंचमेल दाल, गट्टे की सब्जी, भिंडी 2 प्याजा, मेथी मटर मलाई, पिंडी छोले, जीरा राइस, मटर पुलाव, पूड़ी, खस्ता कचौड़ी, मालपुआ, रबड़ी, केसरिया खीर, गुलाब जामुन, रायते, चटनियां, अचार, शरबत और साबूदाना वड़ा से लेकर नारियल बर्फी तक पूरे 36 पकवानों की खुशबू उस हवेली के कोने कोने में फैल गई थी। बहू, तुमने आज वो कर दिखाया जो इस हवेली में आज तक किसी ने नहीं किया। आज हवेली का बड़ा डाइनिंग टेबल आज छोटा लग रहा था। चांदी की तालियों में सजे 36 पकवानों की चमक और उनकी महक ने जैसे पूरे हॉल को किसी शाही दरबार में बदल दिया था। संजना चाची एक कोने में खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, जबकि दादी सा की पारखी नजरें एक एक पकवान को तोल रही थी। मंजू, ये सब अकेले आरोही ने बनाया है? 1.25 घंटे में? अरे मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, और एक भी पकवान का स्वाद कम नहीं होगा। आज मेरी बहू ने रसोई में खाना नहीं चमत्कार किया है। 36 पकवान और वो भी कबाड़ के डिब्बों वाले चूल्हे पर। आरोही, तुम तो सच में सुपर वुमन निकली। विवेक, ये सुपर वुमन होने की बात नहीं है, ये बस हार न मानने की बात है। तभी दादी ने पहली बार केसरिया पनीर का एक टुकड़ा चखा। हॉल में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। संजना, इधर आओ। जी माँ जी। तुम ही कह रही थी ना कि शहर की लड़कियां सिर्फ नाम की बड़ी होती हैं। आज 25 साल बाद ठाकुर जी का पूरा भोग मिला। आरोही, तुमने इस घर का मान रख लिया।
जब मेहमान और बाकी सब लोग चले गए तब मंजू और आरोही रसोई के कोने में खड़ी थी। मंजू ने आगे बढ़कर आरोही के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। बेटा 25 साल पहले जब संजना ने वो सब किया, मैं बस रोई थी, हार मान ली, चुप बैठ गई। सोचा बड़ी बहू का मतलब बस सहना होता है। माँ जी, उस वक्त आप अकेली थी, पर आज मैं आपके साथ हूँ। आरोही, तुमने आज समझाया कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर क्यों नहीं तोड़ती, क्योंकि वो मुश्किलों के आगे हार नहीं मानती, दिमाग लगाती है। मेरी हार तो वहीं हुई थी जब मैंने मान लिया कि गीली लकड़ी से आग नहीं जलती। माँ जी, पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्रियां नहीं बल्कि हालात को बदलना होता है। आज तुमने सिर्फ 36 भोग नहीं बनाए बेटा, मेरी 25 साल पुरानी हार भी धो दी। मुझे तुम पर गर्व है। आरोही और मंजू रसोई का काम निपटाकर थकी हारी अपने कमरों की तरफ बढ़ रही थी। जैसे वो संजना चाची के कमरे के पास पहुंची, अंदर से आती तेज आवाजों ने उनके कदम रोक दिए। आरोही ने मंजू को रुकने का इशारा किया। संजना, मैंने कहा था उस लड़की को हल्के में मत। उसने 36 पकवानों की रस्म ऐसे पूरी की जैसे कोई खेल हो। अगर ये सिलसिला चला तो माँ जी सारी चाबियां आरोही को सौंप देगी। और फिर संजय की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी संजना उसे बीच में रोकते हुए कहती है, संजय, 25 साल पहले भी आप ऐसे ही कांपे थे और मैंने ही मंजू दीदी की रसोई बिगाड़ी। चाबी आपने हाथ में ली। आरोही अभी नहीं है, सोचती है 36 पकवानों से सब जीत लेगी, पर इस हवेली के राज उसे एक पल में बाहर कर सकते हैं। अरे लेकिन संजना, माँ आरोही को चाबियां देने वाली है। और विवेक, वो तो आप सबका लाडला पहले से है। हमारा आहान कहाँ जाएगा? संजय, 25 साल पहले जैसे मंजू दीदी को भैया की नजरों में गिराया था, वैसे ही विवेक को भी हवेली से बेदखल करवा दूंगी। दाग ऐसा लगाऊंगी कि विक्रम भैया खुद उसे धक्के मार कर बाहर निकालेंगे। पर वो वसीयत अगर किसी के हाथ लग गई तो? जब तक वो पीला लिफाफा मेरी मुट्ठी में बंद है, इस हवेली की रानी मैं ही हूँ। मंजू और उसकी बहू सिर्फ रसोई में धुएं में ही दम तोड़ देंगी, राज नहीं कर पाएंगी। बाहर खड़ी मंजू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आरोही ने उनका हाथ थामा और चुपचाप कमरे की तरफ ले चली। आरोही, वो कुछ भी कर सकती है, हार मान ले बेटा। माँ, आपकी यही चुप्पी संजना चाची की असली ताकत है। 25 साल पहले सिर्फ आप थीं, आज आपके बेटे का भविष्य और मेरे पति का सम्मान भी दांव पर है। पर बेटा, वो औरत पत्थर दिल है। पत्थर टूटता है माँ जी, बस सही वक्त पर सही चोट चाहिए। ये लड़ाई आपके खोए हुए मान की है और पापा जी की आंखों से वो पट्टी मैं जरूर उतारूंगी। मंजू को कमरे में छोड़कर आरोही सीधे अपने कमरे में आई। विवेक लैपटॉप पर फाइलें देख रहा था। आरोही ने बिना कुछ कहे लैपटॉप बंद कर दिया। विवेक, पहले मेरी बात सुनो। आज माँ जी मुझे बता रही थी और जो मैंने खुद चाचा चाची के कमरे के बाहर सुना, वो सब तुम्हें जानना चाहिए। आरोही ने एक एक बात बताई। मंजू का अपमान, वो पीला लिफाफा और संजय संजना की वो बातचीत जो उसने खुद सुनी थी। आरोही, चाचा जी ने ही मुझे पाला है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। विवेक, मैं समझ सकती हूँ ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन जरा सोचो, माँ जी इतने साल चुप क्यों रही? उस लिफाफे में क्या था जो आज भी किसी को नहीं पता? और चाची जी ने कभी पापा जी के सामने माँ जी की तारीफ की है क्या, एक बार भी? नहीं। तो फिर आंखें खोलो। वो तुम्हें प्यार नहीं करते, वो बस ये चाहते हैं कि तुम कभी सवाल न पूछो, और अब वो पापा जी की नजरों में तुम्हें गिराने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये सच है तो मुझे सबूत चाहिए। सिर्फ बातों से पापा जी को कुछ नहीं समझाया जा सकता। बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसीलिए वो पीला लिफाफा जरूरी है। उसमें जो भी है वही असली सच्चाई है, और वो लिफाफा इसी हवेली में कहीं है। ठीक है आरोही, बताओ कहाँ से शुरू करें? दिन बीतते गए। आरोही रोज सुबह 4 बजे उठती, हथेलियों पर छाले पड़ गए थे और पैर कांपते थे, पर संजना चाची की फरमाइशें थमने का नाम नहीं लेती थी। रात को जब हवेली सो जाती, आरोही और विवेक उस पीले लिफाफे की तलाश में जागते रहते, पर हाथ कुछ नहीं आता। एक दिन आरोही पसीने से तरबतर चूल्हे के सामने बैठी थी, तभी संजना पड़ोस रमा चाची और कुछ औरतों को लेकर रसोई में आ गई। देखिए रमा बहन, हमारी शहर वाली बहू नाजुक सी दिखती है, पर रसोई में कमाल करती है। मंजू दीदी का नसीब देखिए, बहू चूल्हे पर है और दीदी कोने में माला जप रही हैं। लगता है बहू के आने के बाद से दीदी को अपना राज ज्यादा दिख रहा है। चाची, माँ जी माला इसलिए नहीं जपती कि उन्हें कुछ डर है, वो इसलिए जपती हैं क्योंकि इस घर में उन्हें सालों से बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। और रही बात राज की, तो जो 25 साल से दबाया गया है वो एक न एक दिन तो सामने आना ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है चाची जी, आप भोग की तैयारी कीजिए, बाकी सब अपने वक्त पर होगा। रमा चाची कुछ समझी नहीं, कुछ नहीं, पर संजना के चेहरे पर एक हल्की बेचैनी जरूर आ गई थी। दिन बीतते गए। रात को आरोही और विवेक पुरानी अलमारियां खंगालते, दबी चिट्ठियां पढ़ते, पर हाथ कुछ नहीं आता। थकान बढ़ रही थी, वक्त कम हो रहा था। एक दिन कमरे में भारी सन्नाटा था। तभी मंजू, जो अब तक चुप बैठी थी, धीरे से उठी और आरोही का हाथ थाम लिया।
सबूत किसी अलमारी में नहीं है, वो उस इंसान के पास है जो सुबह वहां था। विवेक, रामू काका को याद है सब कुछ। वो डरते हैं पर जानते हैं सब है। रामू काका? माँ जी, वो तो बरसों से यहाँ रसोई संभालते हैं। हाँ बेटा, और उसी रसोई में उन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा था जो मैं आज तक किसी को नहीं बता सकी, और वो भी डर के मारे किसी को कुछ न कह सके। रात के सन्नाटे में आरोही और विवेक रसोई के पीछे बने रामू काका के छोटे से कमरे में पहुंचे। काका पुरानी पीतल की थालियां साफ कर रहे थे। दोनों को देखकर हाथ रुक गए। अरे छोटे मालिक, बहू रानी, इस वक्त? काका, हमें 25 साल पहले की बात जाननी है। माँ के साथ उस पहली रसोई में क्या हुआ था? पापा जी अचानक उनसे इतने बदल क्यों गए? बिटिया, उस रात संजना बहू जी ने मुझसे ये चूरन बड़े मालिक के खाने में मिलवाया था। कहा था बस नींद की दवा है, डॉक्टर ने दी है। मैं ना समझ था, मान लिया। उसके बाद से बड़े मालिक का मिजाज बदलने लगा, चिड़चिड़ापन, शक, गुस्सा। और संजना बहू ने धीरे धीरे उनके कान भरे कि ये सब मंजू बहू जी की वजह से है। उसी हालत में उन्होंने बड़े मालिक से जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवा लिए। काका, ये पुड़िया आपके पास अब तक क्यों है? क्योंकि उसी रात मुझे समझ आ गया था कि कुछ गलत हुआ है। डर के मारे किसी को नहीं बताया, पर फेंका भी नहीं। सोचा शायद किसी दिन काम आए। आज वो दिन आ गया बेटा। काका, और वो कागज, वो कहाँ है? वो मुझे नहीं पता बेटिया, पर एक बात जानता हूँ। संजय बाबू के कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी है जिसमें ताला हमेशा बंद रहता है। मैंने एक बार संजना बहू जी को उसमें से कागज निकालते देखा था। तो अगला कदम वही है। हाँ, लेकिन चाचा के कमरे में कैसे जाएंगे? तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। विवेक चौंक कर खड़ा हो गया, पर दरवाजे पर आहान और मानसी थे। दोनों को देखकर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। भैया, हम जानते हैं ये वक्त सही नहीं है, पर हम काफी देर से बाहर खड़े थे, कुछ सुन लिया अनजाने में। भैया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मम्मी पापा के बारे में जो सुना पहले यकीन नहीं हुआ, अभी भी पूरा यकीन नहीं है, पर मानसी ने कुछ देखा था जो मुझे आज समझ आ रहा है। भाभी, कुछ दिन पहले मेरी मम्मी को एक पीला लिफाफा अपने बनारसी साड़ियों के नीचे छुपाते हुए देखा था। मैंने पूछा तो उन्होंने डांट दिया, तब समझ नहीं आया, पर आज सब जुड़ रहा है। लिफाफा मिल सकता है, पर चाचा के कमरे तक जाएगा कौन? जरा सी आहट हुई तो सब खत्म। भाभी, अगर आप चाहें तो हम मदद कर सकते हैं। कल सुबह पापा को मैं बाजार का बहाना देकर निकाल सकता हूँ। मम्मी उस वक्त पूजा में होती है, आधा घंटा मिल सकता है। तुम समझ रहे हो ना कि आसान नहीं होगा? भैया, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा रहा, बस सच सामने आना चाहिए। ताई माँ के साथ जो हुआ वो गलत था। अच्छा अभी वो मैं देख लूंगी। उस रात रामू काका के उस छोटे से कमरे में 5 लोग थे और एक इरादा था। अगले दिन जब 36 पकवान थाली में सज गए, आरोही ने थाली के पास वो पीला लिफाफा रख दिया। रामू काका ने कपड़ों में लिपटी पुड़िया आगे रखी। पूरा परिवार वहीं था। ये क्या है? ये लिफाफा यहाँ कहाँ से आया? दादी, आप खोलकर देखिए। संजना का चेहरा पीला पड़ गया। संजय की नजरें झुक गई। दमयंती देवी ने लिफाफा खोला। अंदर वो कागज था जिसमें लिखा था कि रघुवीर सिंह दादा ने यह पूरी हवेली मंजू के नाम की थी। संजना, ये कागज तुम्हारे पास कैसे? माँ जी, हमने ये कागज छुपा लिए थे। पापा ने जब हवेली मंजू दीदी के नाम की थी तब हम नहीं जानते थे कि दीदी या विवेक को कुछ मिले। हमने सोचा था कि एक दिन दीदी को डरा धमकाकर उनसे साइन करवा दिया। बेटा, हम तुम्हारे लिए कर रहे थे, चाहते थे सब कुछ तुम्हें मिले। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो किसी का हक छीन कर आए। और मालकिन, एक बात और है। 25 साल पहले मंजू बहू की पहली रसोई में जो हुआ था वो भी इन्हीं का किया था। इस पुड़िया का चूरन इन्होंने बड़े मालिक के खाने में मिलवाया था, जिससे उनका मिजाज बिगड़ा और सारा इल्जाम मंजू बहू जी पर आ गया। जब से मैंने ये देखा, मैंने ये पुड़िया संभाल कर रखी। सोचा सच का दिन जरूर आएगा। मंजू, 25 साल, अरे 25 साल मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। इस घर में षड्यंत्र रचने वालों के लिए कोई जगह नहीं। आज से तुम और संजय इस हवेली से निकल जाओ। माँ जी, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। दादी साहब, माफ कर दीजिए। अहान भैया और मानसी का कोई दोष नहीं है और इंसान से गलती होती है। ठीक है, पर ये घर दोबारा ऐसा नहीं देखना चाहती मैं। दादी साहब, एक बात कहूँ, इतने सारे पकवान बनाना
कितना खाना रोज बर्बाद होता है और माँ जी जैसी औरतें सुबह 4 बजे उठकर खटती हैं। क्या हम ये रस्म बदल सकते हैं? तुम्हारे दादाजी भी यही कहते थे, मैंने तब नहीं सुना, आज सुन रही हूँ। अब से 4-5 पकवान ही बनेंगे, पर प्यार से। उस दिन सिंह हवेली में 36 पकवान नहीं पर एक नई शुरुआत जरूर हुई। जहां रस्में बदली, सच सामने आया और एक पढ़ी लिखी बहू ने बिना शोर किए पूरे घर को एक नई दिशा दिखा दी।